तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज़। वो सरप्राइज़ एक वीडियो की शक्ल में इस कहानी के आखिर में, जब ये बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी सारे विशेष पूरे हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको छोड़ के जाऊँगा। वो वीडियो देखिएगा, आप ही के लिए है, इसलिए कि एक अरसे से, एक ज़माने से बहुत सारे लोग एक गुजारिश कर रहे थे और आखिरकार वो गुजारिश जो थी वो अब कबूल हो गई, मंजूर हो गई। और क्या है वो गुजारिश और कैसे, क्या, आप ही के लिए क्यों, तो ये मैं कुछ बताऊंगा नहीं, सीधे कहानी शुरू करता हूँ। लेकिन हाँ, आखिर में वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पहले आप खुद बूझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि मामला है क्या। कल की आपको कहानी सुनाई गोवा में जो कुछ हुआ, और मैंने कहा था उसका अपडेट दूंगा, लेकिन उस अपडेट की अगर बात करूं तो अपने आप में एक पूरी नई कहानी निकल कर सामने आई है। अभी तक जो पूरी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई वो यही थी कि सूचना गोवा के एक होटल से चेकआउट करती है, एक कैब बुक कराती है और बेंगलुरु के लिए चली जाती है। साथ में एक बैग था, बैग में एक बच्चे की लाश थी, और गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस की मदद से एक थाने में रोककर उस बैग को बरामद कर लेती है। फिर सूचना को गिरफ्तार कर वापस गोवा ले आती है और उससे पूछताछ करती है। जबकि बच्चे की लाश वहीं चित्रदुर्ग इलाके में कर्नाटक के उसी के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में रख दिया गया था ताकि पोस्टमार्टम हो। उस बच्चे का पिता यानी कि सूचना का हस्बैंड, वो इंडोनेशिया गए हुए थे, वेंकटरमन। कल शाम ही जकार्ता से वापस लौटे। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई और इसी रिपोर्ट से इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। डॉक्टरों के एक पैनल ने इस पोस्टमार्टम को अंजाम दिया और उनमें से एक डॉक्टर कुमार नायक भी हैं। कुमार नायक ने अपने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जो बताया वो ये है कि 4 साल के इस बच्चे की मौत जिस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा था, कल शाम की बात है, उससे करीब 36 घंटे पहले हुई थी। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि जो मौत की वजह थी वो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोटना, गला घोट कर मारना, और दूसरा जो उन्होंने बताया वो था स्मोदरिंग यानी कि सांस का रुक जाना। अब ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? तो ऐसे कि या तो आपने हाथ से गला दबाया हो, या फिर तकिया से दबाया हो, या फिर टॉवल से दबाया हो, या फिर तार का इस्तेमाल किया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसको क्लियर नहीं करता, लेकिन ये क्लियर है कि गला घोटने से या फिर स्मोदरिंग यानी कि सांस रुकने से ही मौत हुई है। बच्चे के पूरे जिस्म पर कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं मिले, यानी उसके कोई मारपीट या बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। पूरे जिस्म में बच्चे के या नाक, कान से भी कहीं कुछ खून के निशान भी नहीं मिले, और मौत 36 घंटे पहले हुई थी, यानी कि जो टाइमिंग के हिसाब से थी कि मौत हुई 7 जनवरी को रात 8 से 10 के दरमियान। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये तो बता दिया, और यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आ गया। सवाल ये कि इस पूरे मामले का खुलासा ऐसे हुआ कि गोवा के जिस होटल में सूचना ठहरी हुई थी, जब वो चेकआउट करके जाती हैं और सुबह होटल का स्टाफ कमरे को साफ करने जाता है तो वहाँ खून की कुछ बूंदों को देखता है, और खून देखकर उसे कुछ शक होता है और वो मैनेजर को इन्फॉर्म करता है। मैनेजर पुलिस को बताती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है, और गोवा पुलिस ने भी बाकायदा कैमरे पर रिकॉर्ड पे ये बात कही कि कमरे से खून की बूंदें मिली थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि गला घोटने से या सांस रुकने से ये मौत हुई। तो फिर ये ब्लड कहाँ से आया, खून के निशान कहाँ से आए? अब ये अजीब सी पहेली थी। अब ये गोवा पुलिस ही बता सकती थी। तो आज मैंने दोपहर को जो गोवा के इस वक्त डीजीपी हैं जसपाल सिंह, उनसे फ़ोन पर बात की। मुझे वारदात शो के लिए भी उनका कोट चाहिए था। चूँकि जसपाल सिंह जी यूटी कैडर के हैं, पहले दिल्ली में रहे हैं, और यूटी कैडर के लोगों की पोस्टिंग या तो दिल्ली या फिर गोवा, आपके मिज़ोरम, अंडमान, चंडीगढ़, 7 ऐसी जगहों पर होता रहता है जहाँ जहाँ यूनियन टेरिटरी का रूल है। तो इस खून की पहेली के बारे में मैंने उनसे सवाल किया कि अगर गला घोंट कर मारा गया या फिर सांस रुकने की वजह से ये मौत हुई, तो फिर कमरे में खून की बूंदें कहाँ से आई? तब उन्होंने जो कहा वही मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना था
कि जब सूचना से पूछताछ हुई तो उसने एक नई चीज़ बताई, और वो नई चीज़ एक तस्वीर से भी उसकी गवाही मिल रही थी। सूचना के बाएं हाथ की कलाई पर पट्टी बंधी थी। जब उसको कोर्ट ले जाया जाता है या उसकी जितनी भी तस्वीर पुलिस कस्टडी में आई है, उसके लेफ्ट हैंड पे रिस्ट के पास बैंडेज या पूरी पट्टी बंधी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे की मौत हो गई उसके बाद सूचना ने खुद भी मरने का फैसला कर लिया, यानी कि सुसाइड। उसने एक सीजर उठाया, कैंची, और कैंची से अपने कलाई की नस को काटने लगी। लेकिन शायद नस काटते वक्त उसका इरादा बदल गया या उसे डर लगा मौत से, और वो रुक गई। लेकिन तब तक कुछ खून की बूंदें निकल चुकी थी। फिर उसने किसी तरह अपने हाथ पे कपड़े वपड़े बांधे और वो खून की बूंदें उस फर्श पर होटल के गिर चुकी थी, जो बाद में सफाई करने वाले को नजर आई। और ये पट्टी भी ये गवाही दे रही थी कि उसकी कलाई कटी हुई है। तब उस खून की बूंदों को उठाकर डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया कि ये ब्लड जो है ये सूचना का ही है कि यह नहीं है। तो उनका कहना था कि ये जो पहेली है खून की वो ये है कि उस बच्चे को किसी तरह से किसी मतलब हथियार, चाकू, इससे नहीं मारा गया, या तो गला घोंटा गया है या फिर मुंह पर तकिया रखकर सांस रोकी गई है और उससे उसकी मौत हुई। और जो खून की पहेली थी वो खुद इसकी थी, सूचना की। लेकिन इससे पहले एक और चीज हुई। जब सूचना होटल छोड़कर गोवा से बेंगलुरु जा रही थी, और याद है कल मैंने आपको कहानी में सुनाया, तो टैक्सी ड्राइवर का नंबर लेकर गोवा पुलिस ने बात की ड्राइवर से और कहा मैडम से बात कराओ। तो मैडम से उन्होंने पूछा कि आप बच्चे के साथ आई थी, आप अकेले चेकआउट करके जा रही हैं, आपका बेटा कहाँ है। उस पर उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि एक गोवा में ही एक दोस्त है, उसके घर पर उनका बेटा है, कुछ दिन वहीं रहेगा। तो उन्होंने पता भी दिया। साथ में तब गोवा पुलिस ने एक और सवाल पूछा था सूचना से, और सवाल ये था कि आपके कमरे से खून की कुछ बूंदें मिली हैं, वो खून कहाँ से आया। तब सूचना ने कुछ और जवाब दिया था। सूचना ने ये कहा तब कि मुझे पीरियड्स हो रहे थे और उसी पीरियड्स की वजह से खून की बूंदें वहाँ पर थीं, और अगर मैंने कमरा गंदा किया है तो मैं उसका जो भी पैसा होगा सफाई करने के लिए मैं दे दूँगी, बट वो मेरे पीरियड्स की वजह से वो ब्लड वहाँ पे थे। तो ये पहली उसने चीज़ बताई थी। लेकिन जब उसे गिरफ्तार करके लाया गया, उसके हाथ पे पट्टियाँ थीं, देखा गया, तब उसने फिर ये दूसरी कहानी बताई। तो ये तो हो गई खून की पहेली, क्लियर हो गया ये मामला। एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री थी। 50 साल पहले प्रेसिडेंट के एक पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे और उनके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा चला। कत्ल भी किसी और का नहीं, वाइफ का अपनी, विद्या जैन मर्डर केस। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर यह पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में है। इसके अलावा आरुषि तलवार, आरुषि आज भी अनसुलझी, वो कहानी आरुषि और हेमराज की, ये पूरी कहानी भी कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर है। तो ये दोनों कहानियाँ ज़रूर सुनिए, और सुनिए तो फिर शुरू से आखिर तक सुनिए, क्योंकि बीच में रुकेंगे तो फिर तारतम्य में टूट जाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। कुकू एफएम को ऑडियो बुक पर ये दोनों कहानी। 2023 का आपका कुकू एफएम एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका कितना मिनट स्क्रीन टाइम बचा? आपने अपना कितना कीमती समय बचाया? और सबसे खास बात यह है कि इससे कुकू एफएम पर आपकी सुनने की कितनी क्षमता है, ये सब आप कुकू एफएम पर अब देख सकते हैं। एक नया फीचर जो कुकू एफएम 2023 के आपके सारे अनुभव को दिखाएगा और बताएगा। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना है, जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब इस पूरे मामले में 5 संडे का बहुत बड़ा रोल है जो खुलासा हुआ है कि 5 संडे इस कहानी के पीछे क्या है और क्यों है।
दरअसल पूरा मामला ये है कि 2019 में ये बच्चा पैदा हुआ था, 2010 में शादी हुई थी। जब बच्चा पैदा हुआ, जब गोवा पुलिस ने पूछताछ की है पिछले 24 घंटों में, उसी के पूछताछ से जो खबरें बाहर आई हैं, जो गोवा पुलिस के सोर्सेज ने बताए, वही आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद से मियाँ बीवी में अनबन शुरू हो गई थी। सूचना को ये लगता था कि उसका हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों वर्किंग थे। सूचना ने अपनी एक कंपनी खोल ली थी, AI लैब, और 2010 से 2019 से पहले तक दोनों पति पत्नी मिलकर उस कंपनी को चला रहे थे। लेकिन फिर 19 से कुछ पहले ही जब ये कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, तो वेंकटरमन ने इस कंपनी से अपने आप को किनारे कर लिया और कहा कि तुम करो। और वो खुद एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट था। उसने फिजिक्स में PhD कर रखा है। तो इसके बाद उसने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया। एक नामी गिरामी जो फाइनेंस की कंपनी है, फाइनेंस सर्विसेज देती है, वो उसने ज्वाइन किया और साथ में अपना बिजनेस करता था, और अच्छे खासे उसकी सैलरी थी। तो उधर उसका बिजनेस चल निकला। इधर उसके हटने के बाद जो सूचना की कंपनी थी, वो इतना अच्छा AI कंपनी कर नहीं रही थी, जो वो एथिक्स लेक्चरर के तौर पर काम कर रही थी। इधर बेबी होने के बाद दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां, और बेबी कौन देखे कौन काम करे, उसको लेकर जो घर में अमूमन होता है, उसको लेकर झगड़ा होना शुरू हो गया था। बट ये झगड़ा आमतौर पर एक मियाँ बीवी के बीच में जो होता है घर की चारदीवारी के अंदर, नॉर्मल वही था। अगले 1 साल तक दोनों लड़ते, फिर साथ रहते, सुलह कर लेते, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कोरोना आ गया तो साथ ही में रहना था, तो कोरोना में भी साथ थे। 21 खत्म होते होते फिर 22 में झगड़ा और भी शुरू हो गया। लेकिन अब भी घर के अंदर ये सारा झगड़ा हो रहा था। शुरुआत हुई अगस्त 2022। हुआ एक रोज ये कि झगड़ा कुछ ज्यादा हो गया, और उस झगड़े के बाद वेंकटरमन घर छोड़कर चला गया। अगस्त 2022 की बात है। उसी रोज जो सूचना थी, उसने बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखा दी, और रिपोर्ट ये लिखाई कि उसका हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसको मारता है, पीटता है, और उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी। इसके बाद संबंधी आ गया। वेंकटरमन ने कहा कि ये सब झूठ है। उसके बाद FIR दर्ज हुई। तब तक सूचना कोर्ट भी पहुंच गई कि आदमी केयर नहीं करता है, बच्चे का भी केयर नहीं करता है, और हम साथ अब रह नहीं सकते, तो डिवोर्स का मामला। तो वेंकटरमन ने कोर्ट में सारे इल्ज़ामों का वो एक तरह से खंडन किया, कहा कि ये सब बकवास है, झूठ है। लेकिन अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। तो जब डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात आई, तो उस वक्त सूचना ने अपने कुछ व्हाट्सएप चैट्स, जो दोनों मियाँ बीवी में जब झगड़ा होता, बातचीत बंद थी उस वक्त के दौरान के कुछ ऐसी वीडियो तस्वीरें जो शायद वायलेंस की थी, वो अदालत में सामने रख दिया। और उसने कहा कि ये है मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ। कोर्ट ने जब ये सारे सबूतों को देखा, तो उस वक्त कोर्ट ने एक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, डिवोर्स का फैसला नहीं आ जाता, तब तक वेंकटरमन अपनी पत्नी सूचना सेठ से दूर रहेगा, अपने बेटे से दूर रहेगा, और कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं रखेगा। और ये इसलिए था क्योंकि सूचना सेठ ने कोर्ट में कहा था कि हमें उससे खतरा है। तो कोर्ट का ये फैसला आ गया। अब एक बाप को उसके बेटे से दूर कर दिया कोर्ट ने, और कहा कि आप उसके घर के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आने चाहिए। तो आप न सूचना से मिलेंगे, न अपने बेटे से मिलेंगे, और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता यही होगा। इसी के साथ अब सूचना ने एक और अर्जी डाल दी कोर्ट में, और कहा कि चूंकि मेरा बेटा और मैं, तो हमारी परवरिश के लिए, गुजारा भत्ता के लिए हमें हर महीने 2.5 लाख रुपए मेरे पति से दिलाया जाए, ताकि मैं बच्चे का पालन पोषण कर सकूं और अपनी भी ज़िंदगी चला सकूं। और उसने कहा मेरा पति, उसकी कमाई ही एक सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उसने कहा एक कंपनी जहाँ पे वो सलाहकार के तौर पर है, वहीं से 9 लाख रुपए महीना उसको मिलता है, तो करीब 1 करोड़ से ऊपर हो गया। तो उसने 2.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगा।
लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद अपना फिर फैसला सुनाया। पहला फैसला था कि पत्नी और बच्चे से वो दूर रहेगा, उनके घर के इर्द गिर्द भी नहीं जाएगा। दूसरा फैसला वेंकटरमन को सुनाया और वो ये कहा कि आप अपनी पत्नी और बेटे को गुजारा भत्ता देंगे, लेकिन सूचना सेठ ने जो 2.5 लाख मांगे थे उतने नहीं, बल्कि 20,000 रुपये हर महीना। वेंकटरमन इसके लिए तैयार हो गया। अब उसने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तक 60,000 रुपये दिए, 3 महीने तक। अब उसके बाद कोर्ट में मामला चल ही रहा था। इसी दौरान में वेंकटरमन ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई। बीवी ने लगाया कि इसको दूर रखा जाए। कोर्ट ने फैसला दिया था आप दूर रहेंगे, हर जाना भत्ता खर्चा जो भी है वो देंगे, वो भी वेंकटरमन ने दे दिया। अब उसने कहा कि जब मैं सब कुछ कर रहा हूं तो एक बाप होने के नाते मेरा हक है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने दिया जाए, और चाहे तो अदालत की निगरानी में मिलने दिया जाए। लेकिन मेरी बीवी मुझे मेरे बेटे से दूर रख रही है, ऊपर से कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया था कि आप घर के इर्द गिर्द जा नहीं सकते। तब कोर्ट ने इंसानियत के नाते एक फैसला दिया, और वो फैसला दिया 2023 में। फैसला ये था कि वेंकटरमन को हक है कि वो अपने बेटे से मिले, क्योंकि अब वैसे भी डिवोर्स दोनों तरफ से फाइल हो चुका केस, तो दोनों पति पत्नी को तो अलग रहना है। लेकिन इसमें बच्चे का क्या कसूर? बच्चे पर जितना हक माँ का है उतना ही हक बाप का है। तो इसलिए बाप से उसके बेटे को छीना नहीं जा सकता। हाँ, माँ के पास वो रहेगा, ठीक है, जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता कस्टडी को लेकर या डिवोर्स को लेकर। लेकिन जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तलाक और कस्टडी को लेकर, तब तक वेंकटरमन हफ्ते में 1 बार, हर संडे और महीने में 4 बार अपने बेटे से मिलेगा और सूचना उसे मिलने देगी। जब ये कोर्ट का फैसला आया तो सूचना नाराज हो गई। उसने कहा कि नहीं, मैं इस फैसले को नहीं मानती। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आपको मानना पड़ेगा। वो बाप है, वो मिलेगा, और चाहे तो आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप दूर खड़े होकर देखिए, लेकिन बाप और बेटे के बीच में मत आइए, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है 4 साल का, तब तो 4 का भी नहीं हुआ था। तो अब अदालत का आदेश था, सूचना मजबूर हो गई। इसके बाद इस फैसले के बाद पहला संडे आया। ये बात दिसंबर 2023 की है। पहला संडे आया, अदालत के फैसले की कॉपी दोनों पति पत्नी के पास। वेंकटरमन अपने वकील को लेकर सूचना के घर पहली बार पहुंचा ताकि कोई इल्ज़ाम न लगे, और जाकर उसने कहा कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, कोर्ट का ऑर्डर है। सूचना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा चाहे किसी का ऑर्डर, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलना तो छोड़ो, उसकी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। काफ़ी कोशिशें कर ली, सूचना ने मिलने नहीं दिया। वो चला आया कि शायद पहली बार है, धीरे धीरे मान जाएगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें वो भी क्या करेगी। अब नेक्स्ट संडे आया, ये दूसरा संडे था। फिर वेंकटरमन पहुंचा अपने वकील के साथ, और उसने कहा कि हमारे बेटे से मिलना है। लेकिन इस बार भी सूचना ने उसे भगा दिया। बहुत इंतज़ार कराया, लेकिन कहा किसी कीमत पर नहीं मिलने देंगे। धमकाया वमकाया भी। फिर वापस लौट आया। 2 संडे बीत गए कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन मिलने नहीं दिया। तीसरा संडे आया, फिर वेंकटरमन गया। उसने कहा मेरे बेटे से मुझे मिला दो। सूचना ने फिर नहीं मिलाया। 3 संडे बीत चुके थे। इसके बाद चौथा संडे आया। चौथे संडे को भी पहुंचा, लेकिन 3 संडे की तरह सूचना ने चौथे संडे को भी वेंकटरमन को उसके बेटे से मिलने नहीं दिया, बल्कि वो जब भी आता और गुस्सा हो जाती। जब 4 संडे हो गए, तब वेंकटरमन ने और उसके वकील ने सूचना को कहा कि आप, ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, और ये एक फैमिली कोर्ट का फैसला था। कोर्ट की अब मानना है, कोर्ट के फैसले को आप मान नहीं रही हो, और कोर्ट के फैसले ने कहा कि एक बाप को उसके बेटे से मिलने का हक है, और संडे को 1 बार मिलना है, कुछ घंटे के लिए आप मिलने नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं। 4 संडे बीत गए। अब हम कोर्ट से ही दोबारा परमिशन लेंगे कि आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि कोर्ट इजाज़त दे चुका है। ये कहते हुए चौथे संडे को वेंकटरमन लौट चुका था। अब सूचना को यह एहसास हो चुका था कि 4 संडे तो उसने अपने पति को उसके बेटे से मिलने से रोक दिया, लेकिन शायद अब आगे नहीं रोक पाएगी। कोर्ट के इस फैसले को बहुत ज़्यादा दिनों तक टाल नहीं सकती, तो फिर क्या करें। और वो किसी भी कीमत पर वेंकटरमन
कि चेहरे पर कोई खुशी देखना नहीं चाहती थी, और बेटे से जब मिलता तो जाहिर सी बात है कि वो खुश होता। तो 4 संडे तो उसने टरका दिया, लेकिन कब तक टरकाती, कोर्ट का फैसला उसके सर पर था। तब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, और इसी उधेड़बुन में अब वो धीरे धीरे 5वां संडे नजदीक आ रहा है। 5वां संडे नजदीक आ रहा है। इधर सूचना को ये पता नहीं कि उसका पति कहाँ है, जबकि इसी दौरान में कुछ बिजनेस के काम के सिलसिले में जो वेंकटरमन था वो जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया पहुंच गया, और ये बात सूचना को अभी तक नहीं पता। अगर शायद सूचना को ये जानकारी होती तो वो सैटरडे को गोवा ही नहीं जाती, लेकिन उसके दिल में एक खौफ था कि 5वां संडे आ रहा और वेंकटरमन फिर से आएगा अपने बेटे से मिलने के लिए, और इस बार भी उसको मिलने नहीं देना है। लेकिन अगर कहीं कोर्ट के थ्रू पुलिस वाले बाकी लोग आ गए तो फिर वो लाचार मजबूर हो जाएगी, फिर तो मिलने देना पड़ेगा बाप बेटे को, और ये वो नहीं चाहती थी। तब उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या करूं कि 5वां संडे बाप बेटा ना मिल पाए। और यही सोचते सोचते अचानक उसने फ्राइडे को यानी कि 5 जनवरी को एक खूनी फैसला लिया। उसने एक ऐप के थ्रू पहले एक प्लेन की टिकट बुक कराई अपने और बेटे के लिए, गोवा के लिए, और फिर गोवा के ही एक होटल में एक कमरा बुक कराया। वो कमरा भी एक अपार्टमेंट की तरह था जिसमें आप मतलब खुद खाना वाना बना सकते हैं। तो ये दोनों बुक कराया 5 जनवरी को, और 6 जनवरी की सुबह वो बेंगलुरु से निकल गई बेटे को लेकर, और एक बैग में अपने सारे कपड़े, बेटे के सारे कपड़े, और फिर बेंगलुरु पहुंच गई, होटल में चेक इन किया, फिर 6-7 को वहीं रही, और उसके बाद की कहानी आपको मैं कल डिटेल में सुना चुका हूं। तो 5वां संडे बाप बेटे की मुलाकात न हो, क्योंकि 4 संडे वो ये काम कर चुकी थी, बस इस मुलाकात और इस मुलाकात की खुशी जो वेंकटरमन के चेहरे पर होती, उस खुशी से उसको दूर करने के लिए उसे कुछ नहीं सूझा तो यही सूझा कि क्यों ना उस जड़ को ही हटा दे जिसकी वजह से वो लगातार उसके घर पर आ रहा है और मिलने के लिए आ रहा है। तो अगर बेटा ही नहीं होगा तो फिर मिलेगा किससे, और फिर कौन से कोर्ट का फैसला। और उसने अपने हाथों अपने बेटे को मार डाला। कम से कम अभी तक जो गोवा पुलिस के हिसाब से चीज़ें हैं, हालांकि कानून में ये भी है कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता आप कातिल भी नहीं कह सकते, तो आरोप है अभी। तो आरोप यही है कि फिर उसने अपने हाथों से मार डाला। पिता पहुंच चुका है। जिस बेटे को जीते जी जिंदा 4 संडे मिलने की उम्मीद में वेंकटरमन लौट चुका था, उस बेटे से उसकी मुलाकात हो गई चित्रदुर्ग के उस सरकारी अस्पताल में। लेकिन ये मुलाकात ऐसे हुई कि बाप तो बेटे को देख रहा था, बेटा देखने के लायक नहीं था, इसलिए कि उसकी आंखें बंद थी, सांसें रुक चुकी थी, वो दम तोड़ चुका था। पति पत्नी के इस लड़ाई के बीच में एक मासूम 4 साल जिसकी उम्र, वो कुर्बान हो गया। तो ये तो पूरी जो गोवा पुलिस की अब तक की इंट्रोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो रही। अब एक दूसरा पहलू इस कहानी का, दूसरा पहलू इस कहानी का सबसे अहम किरदार वो कैब ड्राइवर, इनोवा कार, जो गोवा से बेंगलुरु जा रहा था 550 किलोमीटर का सफर तय कर, इस बात से बेखबर कि उस कार की डिक्की में एक ऐसा बैग रखा हुआ जिसमें एक मासूम की लाश रखी हुई है। उसका पूरा स्टेटमेंट है जो उसने पुलिस को दिया। उसने बताया कि जब कैब बुक हुआ, उसके ऑनर ने कहा कि तुम्हें इस होटल से एक पैसेंजर को उठाना है और बेंगलुरु जाना है। तो अब बेंगलुरु जाएगा तो वापस गारंटी तो है नहीं कि कोई बेंगलुरु से गोवा का पैसेंजर मिले, तो इसीलिए ट्रैवल डेस्क ने कहा भी था कि इतना कॉस्टली होगा, फ्लाइट से चले जाए, पर उसे जाना नहीं था। 30,000 रुपये, 30,000 में ये आने जाने का किराया तय हुआ था। सूचना ने 30,000 रुपये दिए थे बेंगलुरु तक छोड़ने के लिए, और फिर बेंगलुरु से ड्राइवर को वापस अकेले गाड़ी लेकर आना था। तो इसलिए एक तरफ का 15,000, दोनों साइड के 30,000 रुपये। तो ड्राइवर रात को करीब 1:15 सवा के आसपास पहुंचा, 1:15 बजे। जब वो पहुंचा तो देखा कि जो होटल के स्टाफ थे वो बैग गेट के पास रखे हुए। ड्राइवर ने डिक्की खोली, उसके बाद ड्राइवर ने ही फिर वो बैग को उठाकर डिक्की में रखा। जब उसने बैग उठाया तो उसे लगा कि ये बैग
कुछ ज़्यादा ही भारी है। उसे अजीब भी लगा, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। उसने बैग उठाकर डिक्की में रख दिया। उसके बाद सूचना जो है ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे लेफ्ट साइड में बैठ गई और लगभग 1:30 बजे के आसपास ये गाड़ी गोवा के उस होटल से बेंगलुरु के लिए निकल पड़ी। जब गाड़ी चल पड़ी तब थोड़ी बहुत शुरुआत में ड्राइवर ने बातचीत की। उसने ये भी पूछा कि आप मतलब कोई इमरजेंसी आ गई, क्या आ गई जो आप बेंगलुरु बाय रोड जा रही हैं, और इमरजेंसी थी तो फिर सुबह सुबह फ्लाइट थी, आप सुबह भी जा सकती थी और अब वक्त से पहले पहुंच जाती। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ यूं ही जाना था। बट वो बहुत कम बात कर रही थी। ड्राइवर ने बीच में कई बार बात भी करने की कोशिश की। उसने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर बातचीत करता होता है तो नींद नहीं आती है, लेकिन वो कम बात कर रही थी। लेकिन उसी शुरुआती वक्त में ड्राइवर ने उससे पूछ ही लिया कि मैडम बैग बहुत भारी है आपका, इतना भारी बैग क्यों? तो उसने कहा हाँ कुछ कपड़े एक्स्ट्रा और लगेज, इसमें कुछ सामान एक्स्ट्रा रखना पड़ा, गोवा आई थी, कुछ सामान भी ले लिया, खरीद लिया, तो उस वजह से बैग का वजन ज़्यादा हो गया। इसके बाद ड्राइवर के हिसाब से वो कई कुछ बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हूँ हाँ करके टाल देती। फिर ड्राइवर को लग गया बहुत सारे ऐसे पैसेंजर बैठते हैं जो कम बात करते हैं, नहीं बात करते हैं, तो उसे लगा ये उन्हीं टाइप की पैसेंजर है। तो फिर ड्राइवर ने भी ज़्यादा बात नहीं की। हाँ, जब उसे लगता कि अब एक तो रात 1:30 बजे चला था कि नींद आ रही है तो कहीं मुँह धो लूँ, चाय पी लूँ, तब उसने कहा मैडम आगे मैं चाय पीना चाहता हूँ, आपको कुछ पीना है? तो 4 जगह पर उसने करीब गाड़ी रोकी, चाय पी, सूचना नहीं भी पी, पानी के कुछ बोतल भी लिए। और इसी दौरान में सुबह करीब जब गाड़ी लगभग 6-7 घंटे वो ड्राइव कर चुका था, तब पहली बार उसके पास कॉल आया था गोवा पुलिस का, जब उसने सूचना से बात कराई थी। और फिर इसके बाद गोवा पुलिस ने चुपचाप उससे कॉल किया और कॉल पे बात की थी। और फिर वो वही था जो आई मंगला पुलिस स्टेशन में उस कार को ले गया था, और ये वही ड्राइवर था जिसकी वजह से फिर सूचना आधे रास्ते में ही पकड़ी गई। तो इस ड्राइवर के हिसाब से पूरे रास्ते सूचना खामोश थी, बहुत कम बात कर रही थी, लेकिन चेहरे से कहीं ऐसा नहीं था कि वो परेशान है, डरी हुई है या कुछ और है। और फिर वापसी उसी गाड़ी में ड्राइवर, चूंकि ये गाड़ी भी एक तरह से केस प्रॉपर्टी है, लेकिन वो केस आपके कलिंगट पुलिस स्टेशन गोवा का था, इसलिए वो वापस गाड़ी भी फिर वही आई गोवा, पर गोवा पुलिस के साथ आई, तो वहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी यहाँ पर तो ख़त्म हुई। लेकिन अब गोवा पुलिस हस्बैंड से लंबी पूछताछ करके इस पूरे मामले में और क्या क्या सच्चाई वो जानने की कोशिश कर रही है। वो वेंकटरमन पहुँच चुके हैं और इस वक्त गोवा पुलिस के हिसाब से वो थोड़े सदमे में भी है। हालांकि मैंने आज ये भी पूछा कि मेंटल हालत क्या है सूचना की, तो जो डीजीपी साहब हैं उनका कहना था कि वो जो पुलिस के सवाल हैं उसके जवाब दे रही हैं। हालांकि पुलिस वाले अब वो एक्सपर्ट तो है नहीं, न मनोवैज्ञानिक है, लेकिन सवालों के जवाब ठीक ठाक दे रही है, इसका मतलब है वो ठीक है, मतलब होश में है और अपने नॉर्मल बिहेव कर रही है। लेकिन हाँ, जो हमारे सोर्स हैं उनका कहना है, अब शायद ये हर बार होता है, कि उसने सारी बात तो बता दी लेकिन ये कह रही कि मैंने अपने बच्चे का कत्ल नहीं किया। तो फिर पूछा गया कि भैया कैसे? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम उसके नाक पे तकिया या कुछ और कैसे रखा गया, क्या हुआ, कब दम घुटा। तो वो इनकार कर रही है। लेकिन जब उससे पूछा जा रहा है कि आपको नहीं मालूम, तो फिर बैग में भरकर आप क्यों ले जा रही थी? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कुछ कमरे में कोई और तीसरा शख्स, जो 3 दिन वो रही, कोई नहीं गया, न उस कमरे से कोई और बाहर निकला। वो बैग भी पहली बार जब चेक इन हुआ तब अंदर गया और जब चेकआउट किया तभी बाहर आया, ये भी कैमरे में है। तो ये सवाल ही नहीं है कि बैग में कोई और लाश छुपा कर रख दे और सूचना को पता ना चले। तो ये शायद आगे चलकर डिफेंस के लिए ये बयान है, लेकिन गोवा पुलिस पूरी तरह से श्योर है कि वो एक मजबूत केस बनाएगी जो कोर्ट में ठहर सके। तो ये थी आज की कहानी और पूरी अपडेट और उस खून की पहेली। बल्कि कुछ लोगों ने तो अपने क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने लिखा भी था कि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें तो ब्लड है ही नहीं, लेकिन आप कह रहे थे ब्लड है। तो बहुत सारे जानकार ये भी कह रहे थे कि कई बार गला घोटने से कान या नाक से या मुंह से खून भी निकल आता है, लेकिन वो सारी बेकार गलत चीज़ें थी। असली चीज़ यही थी कि वो ब्लड खुद सूचना का था,
जिसने इस बच्चे की मौत के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तो आज की कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आशीष का जन्मदिन है और आशीष सुमन शर्मा जी के, बल्कि माफ़ कीजिएगा, उमा शर्मा जी के बेटे हैं, बेंगलुरु से हैं। और हैप्पी बर्थडे आशीष। और उमा शर्मा जी ने सुप्रतिम बनर्जी को स्पेशली लिखा कि मुझे मेल पे पता नहीं कैसे भेजूं, तो आप मैसेज पहुंचा दीजिए। और बनर्जी ने बड़ी ईमानदारी और क्या कहते हैं जिम्मेदारी से ये मुझे मैसेज रात को ही दे दिया था। तो हैप्पी बर्थडे आशीष, लकी हो आपको ऐसी मम्मी मिली हैं जो आपके लिए इतना फिक्र करती हैं। तो उमा शर्मा जी, थैंक यू सो मच आपका भी। और बनर्जी के नाम पे याद आया कि इधर कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि बनर्जी कहानी नहीं सुना रहा है। उसने मुझे कल भी कहा था, मैं भूल गया। एक्चुअली हमारे टीम में एक मनीषा झा, वो छुट्टी पर चली गई हैं और इधर स्टोरीज़ आप देखी ने बहुत सारी हैं। तो वारदात की लगभग पूरी जिम्मेदारी जो है वो बनर्जी के अकेले और मासूम और नाजुक कंधों पर आ गई है। तो इसलिए उसे वक्त मिल नहीं रहा है, दोपहर से रात तक उसी में जूझता रहता है। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए उसे आप माफ़ कर दीजिएगा। जैसे ही थोड़ा उसके नाजुक कंधों से बोझ उतरेगा तो वो फिर से कहानी सुनाना शुरू कर देगा। इसके अलावा आज महेश कुमार तोमर, इनका भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे महेश साहब। ख़ास फरमाइश थी विनोद शिकारपुरी की, तो महेश जी हैप्पी बर्थडे। अकील अहमद, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अकील, और ये मुंबई से हैं। इसके अलावा उपेंद्र यादव जी की जो वाइफ हैं उनका जन्मदिन है और मैं भूल गया था, तो सॉरी उपेंद्र भाई, एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपकी पत्नी को। उनका नाम ढूंढा मैंने, मिला नहीं। अंकिता तोमर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकिता। और ये भेजा आकाश सिंह ने। साथ ही विशाल गुप्ता, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल। और भेजा है संपदा मथारू ने। साथ ही आज ज्योति लोखंडे और बाहुबली लोखंडे, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बल्कि बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बाहुबली लोखंडे नाम अच्छा आपका। संदीप चक्रवर्ती, इन्होंने ही लिखा था मेल कि सर वो आ गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बट उसमें तो ब्लड का जिक्र है नहीं। आपने कल कहानी में ब्लड की बात की, तो संदीप भाई डिटेल में तो मैंने सुना दिया, अब आप मामला क्लियर हो गया होगा। टीजी कौशिक, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की, बल्कि टीजी कार्तिक साहब ने कहानी की फरमाइश की है। मकबूल, थैंक यू सो मच। और ऑपरेशन कैक्टस, इन्होंने कहा आपने सुना चुका है, आप सुना चुके हैं, फिर भी सुना दीजिएगा। तो इसी क्राइम तक की लिस्ट में है ऑपरेशन कैक्टस, एंड थैंक यू मकबूल साहब आपका। साथ ही दीपक कलियाल, आपका जो सुझाव सजेशन है सर आंखों पर, ज़रूर उस पर अमल करेंगे, एंड थैंक यू सो मच आपका दीपक भाई। साथ ही राजू अरोड़ा, थैंक यू राजू भाई तारीफ़ के लिए। पता नहीं इन्होंने क्या क्या लिखा है, कह रहे हैं आजकल आप बड़ा चेहरा ग्लो कर रहा और ये और वो। मैं तो वैसे ही नॉर्मल हूँ, वैसे ही नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत, ये लगता है आपकी नज़रें आजकल ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। मोहसिन मुजावर, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। कोमल वर्मा, थैंक यू सो मच कोमल जी आपका भी। तो कहानी में आज इतना ही। जुर्म की काली दुनिया में खून के निशान भी वारदात की गवाही नहीं देते। कत्ल की उलझी गुत्थी साजिश की तह तक पहुंचने में रोड़े अटकाती है, लेकिन एक शख्स है जिसके आगे बड़े से बड़ा गुनाह पनाह मांगता है। जो खूंखार आतंकवादियों के हाइडआउट्स का पता लगाना भी जानता है और बेईमान पुलिस के चेहरे से नकाब हटाना भी। जिसने क्राइम की खबरों को दी है एक नई शक्ल।
2023 का आपका कुकू एफएम एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका कितना मिनट स्क्रीन टाइम बचा? आपने अपना कितना कीमती समय बचाया? और सबसे खास बात यह है कि इससे कुकू एफएम पर आपकी सुनने की कितनी क्षमता है, ये सब आप कुकू एफएम पर अब देख सकते हैं। एक नया फीचर जो कुकू एफएम 2023 के आपके सारे अनुभव को दिखाएगा और बताएगा। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है।